नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज यही महत्वपूर्ण मुद्दा था कि हर मुद्दे पर बेमतलब के बवाल करने वाले, हर शरीफ आदमी पर तरह तरह के सवाल करने वाले, हनुमान चालीसा के पाठ पर लोगों को गिरफ्तार कर देने को सही ठहराने वाले और पूरा जीवन कांग्रेस के विरोध की धुरी के राजनीतिक पाठशाला से निकले और अब कांग्रेस के गोद में बैठ करके हिंदुत्व की अलग व्याख्या करने वाले संजय राउत को अंततः ईडी ने उनके करप्शन के चार्ज को प्रमाणित होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। मजे की बात यह है कि संजय राउत ओपन घूस में गिरफ्तार हुए हैं। उन पर कोई सर्कमस्टांसेस एविडेंस के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हुई। संजय राउत एक ऐसे बिल्डर से अपने पत्नी के नाम लाखों रुपए की नकदी लिए हैं बैंक में। मतलब कोई ये नहीं है कि कोई जिस तरह से हावड़ा में पश्चिम बंगाल का विधायक झारखंड का विधायक हावड़ा में कैश कैरी करते पकड़ा गया, उसके पास बहाना होता कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। इन्होंने बकायदा बैंक ट्रांजैक्शन से पैसा लिया, ट्रांसफर लिया अपने पत्नी के नाम से उस बिल्डर से जिस बिल्डर पर पात्रा चाल घोटाले का इल्जाम है और उसने इसमें बचने के लिए घूस दिया है। जो 11 लाख रुपया नकदी संजय राउत के घर से बरामद हुई है, उसमें से 10 लाख रुपया पर एकनाथ शिंदे का नाम लिखा है और एकनाथ शिंदे ने किस लिए 10 लाख रुपया दिए, ये अभी जांच का विषय है। क्या वो सरकार गिराने बनाने में एकनाथ शिंदे ने कोई पैकेट भेजा था कि भाई हमारे विरुद्ध बवानबाजी कर करके माहौल को गरमाए रहो और लोगों को डराए रहो, या एकनाथ शिंदे जब पार्टी में शिवसेना के हुआ करते थे तो वो संजय राउत को चंदा पहुंचाए थे? आखिर इस एकनाथ शिंदे के नाम का 10 लाख का पैकेट संजय राउत के घर में क्यों मिला? या संजय राउत एकनाथ शिंदे को 10 लाख रुपए का पैकेट पहुंचाना चाह रहे थे कि भाई अब आप मुख्यमंत्री हैं तो हमारे सारे केसों पर नजरबंदाई गई, पहली पेशगी स्वीकार करिए। ये एक अलग जांच का विषय है। लेकिन संसद में लोग कह रहे हैं कि जिसका 2.5 लाख तनख्वाह है उसके घर 11 लाख रुपया मिलने को कोई बहुत बड़ा समाचार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनके घर इसलिए है कि संसद ने ही कानून बनाया है कि आप 2 लाख रुपया से ज्यादा नकदी घर में नहीं रख सकते। तो जिसने कानून बनाया, जिसने दुनिया को बताया कि आप घर में नकदी ना रखें, उसके घर से अगर नकदी बरामद हुई है तो ये मामला और बड़ा है। क्योंकि मैं तो 1 मिनट के लिए कह सकता हूँ कि अच्छा रुपया रखना अपराध है, वो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन अगर मैं कानून बनाने वाला आदमी हूं और मैं ही कानून तोड़ रहा हूं तो ये अपराध तो बर्दाश्त के बाहर है। खैर, संजय राउत अपने इंजाम को गए हैं और ईडी के जांच पर मुझे पूरा भरोसा है और संजय राउत के करप्शन पर भी भरोसा है। तो अब संजय राउत लंबी अंदर जाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने ये जो 2.5-3 साल तक शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन में जो बिल्कुल 360 डिग्री की डाइवर्सन देखा है, घुमाव देखा है, सरकार बनाने के लालच में लुढ़कना देखा है, हिंदुत्व की पट्टे को गले में लहराने वाले को हिंदुत्व का मनमर्दन करते देखा है, पाल घर में निहत्थे साधुओं को पीट पीट करके मार देने पर हंसी उड़ाते हुए जिन लोगों ने देखा है, जिस हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर माला जपते हुए आप राजनीति में आए हैं, उसकी आत्मा को तार तार कर देना जिन महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है, उन लोगों के आत्मा को बड़ी खुशी मिल रही होगी संजय राउत के गिरफ्तारी से। और अंत में मैं यही कहूंगा संजय राउत के विषय में कि भाई जहां पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सब कोई, और नासे रोग हरे सब पीरा, आजो सुमिरत हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी के पठन पाठन पर अगर आपको एतराज हो रहा है, मतलब आप असुरी शक्ति हैं, क्योंकि राम भक्त होते, हिंदू हृदय सम्राट के तनिक भी जानने वाले होते, तो राम के नाम पर आपको तकलीफ क्यों? कहा जाता है कि भाग्य भूत हरे सब पीरा, जो स्मृत हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के नाम सुनने पर भूत भयभीत हो जाता है। तो क्या संजय राउत में भूत घुस गया था जो हनुमान जी के नाम पर बिदक गया था? वो सब अब ईडी वाले जांच लेंगे। वो बड़े प्रखर लोग हैं और बड़े समझदार होशियार लोग हैं, मुझे उनके जांच पर बड़ा भरोसा है। महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था। लेकिन
आज का मैंने महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया कि मित्रों, आपने जब सरकारें बनती है तो एक शब्द बार बार सुनने होते, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। आपने सुना होगा ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट ने अगर मिल करके विश्वनाथ प्रताप को समर्थन दिया था तो कैसे, एक उत्तर है एक दक्षिण है। हाँ अजय भाई को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी पंथी है और कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल उसके विरोध पंथी है। एक हिंदू हृदय सम्राट हिंदुत्व को मानने वाला है और दूसरे हिंदुत्व को ड्रामा मानने वाला है, और दोनों अगर विश्वनाथ प्रताप के सरकार को समर्थन देंगे तो ये चिंता का विषय है। तब एक नया शब्द याद होता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। उसको कहते हैं कि मान लीजिए कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर के कोई सरकार बनाने को मजबूर हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र में गणित चाहिए सरकार चलाने के लिए। बहुमत अगर आपको कम है तो आप पार्टियों का समर्थन लेते हैं, तो बहुत सारी पार्टियां ऐसे राजनीतिक मुद्दों पर समर्थन देती है जिन पर उनका समर्थन नहीं है। जैसे भाजपा का हिंदू हृदय सम्राट का संकल्प है, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, मथुरा काशी को भी मुक्त कराएंगे का नारा है। और कांग्रेस कहती है कि राम काल्पनिक है, देयर इज नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ राम। तो दोनों अगर एक साथ बनेंगे तो क्या करेंगे, तो होगा कि भाई ये जो मुद्दा है जिस पर हम दोनों की आम राय नहीं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे पूरे 5 साल तक। और कुछ मुद्दे होंगे ना, जैसे गरीब कल्याण है, अस्पताल बनाना है, सड़क बनाना है, ये जो कुछ कार्यक्रम होता है उसमें भाजपा भी हाँ कहती है, कांग्रेस भी हाँ कहती है। जैसे स्वर्ण समाज को लूटना हो, उनके हितों की अवहेलना करना हो, आरक्षण को बढ़ावा देना हो, प्रतिभा का हनन करना हो, घोड़े को बांध करके गधे को रेस में आगे पहुंचा देना हो, शेर के मुंह में जाब लगा के कुत्ते से भौं करवाना हो, जैसे वगैरह वगैरह और वगैरह से कार्यक्रम होता है ना, जिसमें उन लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये सब लोग एक दूरी से करते हैं, तो उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, जिसको मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते हैं। कॉमन मतलब संयुक्त, मिनिमम मतलब कम से कम, और प्रोग्राम मतलब कुछ जो मामला दोनों आदमी का उस पर आगे बढ़े, इसी पर सरकारें चलती है। जो उस प्रोग्राम से इतर होता है फिर लोग अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, या माहौल देखते हैं कि हमारे पक्ष में विपक्ष में तो समर्थन वापस ले लेते हैं। यही कार्यक्रम है। जिस तरह से बिहार में कार्यक्रम चल रहा है, नीतीश कुमार टोटल मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करने वाली है। सरकार दोनों की 15 साल से चल रही है। तो आपको ये बताने के लिए कहा, मेरा कहने का मतलब है कि अगर सरकार बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है, तो संसद चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं बन सकता? आज का मुद्दा यही है। जैसे आज सवेरे जब सदन शुरुआत हुआ तो संजय राउत की गिरफ्तारी पर बवाल मचा और सदन रुक गए। आप सरकार बनाने के लिए, खुद के मलाई चाटने के लिए, घोटाला करने के लिए, सरकार का सुख भोगने के लिए, सत्ता का आनंद लेने के लिए दो बेमेल जोड़ियां एक साथ, एक पंथ पर, एक मंच पर एक साथ आ सकती है। जैसे शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बना के 2.5-3 साल तक आप एक साथ एक बार करके कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत। उद्धव ठाकरे ने अपना उग्र हिंदू हृदय सम्राट के तगमा को डाला, बोला ये तो ड्रामा था, हम तो सिर्फ वोट बैंक के लिए किए थे, अब मुझे वोट मिल गए, अब 5 साल तक तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। 5 साल के बाद फिर से हिंदू हृदय सम्राट के तगमा गले में लगा करके घूम लूंगा। देश की जनता बेवकूफ है, हमारी बात विश्वास कर जाएगी। डोंट ड्रामा तो भारतीय जनता मतलब भारतीय राजनीति का अंग है। तो अगर आप सरकार बनाने के लिए कर सकते हैं तो सदन चलाने के लिए ही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि संजय राउत की गिरफ्तारी पर बवाल मच जाएगा तो आप उसको हटाइए। देश में बहुत सारे ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जिस पर सदन चल सकता था और सदन में ध्यान आकर्षित किया जा सकता था। सदन को रोक करके ही ध्यान आकर्षित होगा, ये कहाँ लिखा है? क्योंकि समस्या का समाधान तो सदन के अंदर होगा ना। तो अगर सदन के अंदर आप सदन ही नहीं चलने देंगे तो उस समस्या का समाधान कहाँ होगा? लोकतंत्र में बहस एक माध्यम है जिसके माध्यम से सरकार बनती बिगड़ती है और सरकार काम करती है, और बहस के ही माध्यम से सरकार जनहित की निर्णय लेती है। और आप बहस से ही भागेंगे, बहस को ही अवरुद्ध करेंगे, बहस को ही बाधित करके संसद को कब्जा कर लेंगे तो कैसे होगा? तो क्या आपको इस तरह के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सदन चलाने पर एक मत होनी नहीं चाहिए? अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की मिसयूज का इल्जाम उठाने पर भाजपा बिदक जाएगी और उससे सदन बंद हो जाएगा तो आप ये प्रोग्राम हटा दीजिए। जैसे आज बाद में महंगाई पर चर्चा हुआ। हास्यास्पद बात यह है कि हमारे देश की स्थिति कैसी है आप जान लीजिए, आपको जरूर आश्चर्य होगा।
मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस देश में महंगाई पर चर्चा होती है तब जब 1 घंटे के अंदर 18,000 करोड़ रुपए की एसयूवी बुक हो जाती है और कंपनी को उस साइट को बंद करना होता है क्योंकि उतना उसके पास एसयूवी नहीं है जितना बुक हो जाती है। 1 घंटे में 18,000 करोड़ रुपए मूल्य की एसयूवी का बुक हो जाना महंगाई वाले इस देश में और गरीबी वाले देश में, कोरोना में अर्थव्यवस्था चौपट हो जाने वाले देश में मजाकबाजी तो है। उस देश में महंगाई पर चर्चा हो रही, लेकिन हाँ वो अलग लोग हैं जिनका पास पैसा है कि वो एसयूवी बुक कर सकते हैं, लेकिन सदन तो उनके लिए भी है ना जिनके पास सुबह का भोजन का व्यवस्था तो बड़ी मुश्किल से हुआ, शाम का कोई गारंटी नहीं है, या अगर कहीं से इंतजाम करके शाम को खा लिए तो सुबह उठते ही क्या पकेगा ये थाली में नहीं है और पूरी कंगाली में घर में नहीं है। उनके लिए भी तो सदन में कार्यक्रम बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता क्योंकि सदन हो हल्ला और शोरगुल के अंदर बंद हो जाता है। तभी मैं कहता हूं कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आदमी के मेल जोल से बंद होता है। सत्ता पक्ष जहां अनकंफर्टेबल होती है अपने विपक्ष के साथियों के साथ शोरगुल करा देती है, ना तो उसको जवाब देने की बाध्यता रहती है, ना ही उसको प्रश्न करके फंसने का बाध्यता होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि अभी कांग्रेस विपक्ष में या भाजपा पक्ष में है। कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठाएगी कि महंगाई सर चढ़ करके बोलने लगी है। ठीक प्रश्न आपको इसीलिए भेजा गया है, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी से आंसर आएगा कि भाई जब 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई क्या निचले स्तर पर था, बेरोजगारी का समाधान हो गया था, 135 करोड़ लोग रोजगार में लग गए थे, बैंक करप्ट होना बंद हो गया था, एनपीए होना बंद हो गया था, बैंक लुटेरे बैंक लूटना खत्म कर दिए थे, देश में धन्ना सेठों का धन रोज रोज बढ़ना और गरीबों का धन रोज रोज घटना बंद हो गया था। तब देश की जनता चूंकि लाइव टीवी के माध्यम से आज का सदन चल रहा है, यार ये तो बात ठीक कर यार, कांग्रेस के जमाने में भी भाजपा के मतलब दोनों एक ही है, तो लोगों को ये बात समझने का मौका मिलेगा। इसीलिए कांग्रेस शोरगुल करने लगते हैं और भाजपा बंद कर देती है, या ये कहिए कि विपक्ष शोरगुल करने लगते हैं और सत्ता पक्ष सदन को बंद कर देता है। यही सच्चाई है और यही देश का दुर्भाग्य है, और देशवासी इसी बात को नहीं समझते हैं। वो कहते हैं ये मेरी वाली पार्टी है, ये तेरी वाली पार्टी है। ये नहीं समझते कि वो ना तो मेरी पार्टी ना तेरी पार्टी है, वो उसी की पार्टी है जिसकी पार्टी है। तुम्हारे लिए वहां कुछ नहीं होता, तुम्हारे मतलब की कोई चीज वहां पर नहीं होती। तुम्हारा बिजली का बिल रोज रोज बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। मित्रों, मैं जिस घर में रहता हूँ ये 3 मंजिला घर है, मैं इसमें अकेला रहता हूँ और कोई नहीं रहता। इस 3 मंजिले घर में 3 कमरा इस्तेमाल होता है, बाकी बंद रहता है। 3 मंजिला मकान के 3 कमरों में, 1 कमरों में मैं रहता हूँ, 1 कमरे में मेरी बेटियां रहती हैं और 1 कमरे में बेटा रहता है। यही 3 कमरा इस्तेमाल होता है। क्या हुआ कि 1.5-2 महीना पहले मेरा एक एसी खराब हो गया, तो एसी वाला बोला कि 3,000 रुपया लगेगा, इसका गैस लीक हो गया है। मैंने बोला ठीक है, 38 रुपया मांगा, 38 रुपया दे दिया, गैस बंद हो गया। 5-7 दिन चलने के बाद बंद हो गया। तो वो बोला कि एमसी बॉक्स कुछ क्या नाम रखा था, उसमें जो मशीन रहती है जहाँ रिमोट उमोट लगा रहता है जी, ये 12,000 रुपया का लगेगा। जेन्युइन 18,000 का। मैं बोला 18,000 वाला लिया, तो 18,000 का ले आया। 6 महीने की गारंटी की बात हुई थी और 3 दिन में बंद हो गया। तो बोला जी रिपेयर कर देते हैं। कंपनी ने रिपेयर कर दिया, 10 दिन बाद फिर खराब हो गया। मतलब 2-3 महीने में उसमें 15-20 हजार रुपया लग गया। उसके बाद जब खराब हुआ तो मैं कहा कि अब इसको चलाऊंगा। एसी मेरा बंद हो गया। दूसरा एसी मेरा बेटा अब नहीं है वहां पर, इस वजह से बंद हो गया। बेटा अपने काम पे है। मतलब अब 1 कमरा ये लड़कियों वाला एसी चल रहा है। लेकिन मजे की बात है कि जो बिजली का बिल मेरा तीनों एसी चलने वाला आ रहा था वही आज भी आ रहा है। आज मैंने देखा तो दिमाग में कि यार एसी तो दूसरे वाला 2 महीने से बंद है। चूंकि वो लड़का आजकल भाई वही कमा रहा है और वही ऑनलाइन पेमेंट करता था। क्या हुआ कि वो चूंकि मालिक मैं हूं तो मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि आपका पेमेंट हो गया है। मैं बोला साला पेमेंट तीनों महीने बराबर आ रहा है, एसी तो बंद है। तब पता चला कि ये बिजली का जो 200 यूनिट का माफी घोटाला चल रहा है वो हमारे जैसे लोगों से लिया जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये लोगों को आधे 10-15 हजार रुपए बिजली देने का, मीटर चले ना चले, एसी चले ना चले, उनको तो पता है 3 मंजिला कोठी है तो 10-12 हजार रुपए ले लिया करो।
इस तरह का एक नया घोटाला, इस पर कहीं कोई सदन में बोलबाल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में शीला दीक्षित के समय में रिलायंस ने बिजली को निजीकरण किया था तो शीला दीक्षित को प्रणाम किया होगा। और अरविंद केजरीवाल मीटर काटा करता था प्लास लिया करके, तो जब अरविंद केजरीवाल तो उसे भी बड़ी वाली फर्स्ट वाली मीटर लगा गया, क्योंकि रिलायंस से तो उसको भी चंदा लेना है, बाकी बाढ़ में गया जनता। 2 यूनिट बिजली फ्री करके लोगों का मन मोह लिया है और हम लोग चिल्ला रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर चैनल पर, कौन सुन रहा है? इन सब चीजों पर कोई प्रोग्राम क्यों न बने, ये एक विषय है जो महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने आज आपके सामने रखना चाहा है। आप ध्यान दीजिएगा, बेमेल गठबंधन वाले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार चलाते हैं क्योंकि उनका फायदा है, सत्ता सुख लेना है, सत्ता के माध्यम से दलाली खानी है, घोटाले करने हैं, क्योंकि सरकार होगी तभी तो घोटाला होगा। अगर संजय राउत पावर में नहीं होते तो वो काहे लिए 55-56 लाख रुपए की पहली किस्त और बाद में अलग अलग किस्त देता? क्यों खोजते? पतरा चाल घोटाले में पतरा वाले ने हमसे क्यों नहीं संपर्क किया कि राकेश पर तुमको भी 2 फ्लैट दे देते हैं, क्योंकि मालूम है मैं पावर में नहीं हूँ। तो पावर पैसा के लिए जरूरी है और पावर पोजीशन के लिए जरूरी है, तो पावर लेने के लिए कुछ समझौते करने पर तो का सारा समझ आदमी बिल्कुल 360 डिग्री पर घूम जाता है, तो उसके लिए आप बना लेते हैं। तो सदन चलाने की क्यों नहीं, मतलब कोई करोड़ों रुपया रोज खर्चा होता है सदन में, आपके चलने पर उसका सदुपयोग होगा या ना चलने पर सदुपयोग होगा, जो सरकारें बिल्कुल नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनमें उनका कोई फायदा नहीं है, जनता का फायदा है, और जनता का फायदा सरकार या विपक्ष सोचती कहाँ है। आज यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको लगता है कि मेरा मांग सही है कि अगर बेमेल गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया जा सकता है, तो फिर सदन चलाने के लिए क्यों नहीं बनाया जा सकता? जिस पर बहुत ज्यादा विवाद हो उसको दरकिनार कर, जिस पर ना विवाद हो उस पर बहस तो सदन में हो ही सकती है, और क्यों नहीं ऐसा होता? विचार करिएगा। अगर आपको लगेगा कि मैं सही कह रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पूरे वीडियो को अपने सभी से साझा करिए, क्योंकि साझा करने से ही खुशियाँ बढ़ती है और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। जय हिंद, धन्यवाद।